हे गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनुदीप सर की आंसर राइटिंग कॉपी। अनुदीप सर की यूपीएससी सीएससी 2017 में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी और अब तक यूपीएससी में उनके हाईएस्ट मार्क्स हैं। ये उनकी जीएस 2 की आंसर राइटिंग कॉपी है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द चेक्स ऑन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इन इंडिया? डू यू थिंक जुडिशियल एक्टिविज्म पोजेस अ थ्रेट टू द फ्री वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे इन्होंने इस आंसर को स्टार्ट किया है। जो इंट्रोडक्शन में लिखा है वो लिखा है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की डेफिनेशन, जिसमें इन्होंने बताया है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस नेचर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस। और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी किस किस के थ्रू आती है वो बताया गया है। सबसे पहले आर्टिकल 246 और 247, जिसमें ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट के लॉज हैं वो थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया यानी पूरी कंट्री में इंडिया की एप्लीकेशन होंगे यानी फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट मेंशन की गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और ये बताती है कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों पर लॉज बना सकता है। अब जो नेक्स्ट डिमांड थी क्वेश्चन की वो थी चेक्स ऑन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो इन्होंने यहाँ पे हेडिंग डाल के स्टार्ट किया है और सबसे पहला चेक है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है और हाई कोर्ट को भी कि वो किसी भी लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो वॉयलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट है पीआईएल। जो पब्लिक है वो कोर्ट जाती है, किसी भी कोई अनजस्ट लॉ है उसके खिलाफ और उसको स्ट्राइक डाउन भी करा सकती है। तो ये भी एक चेक है ऑन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री कमिटीज़, जैसे कि पब्लिक स्टैंडिंग कमेटी, ये काफ़ी इफेक्टिव रोल एक्सरसाइज करती हैं पार्लियामेंट के ऊपर। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास काफ़ी सारे डिस्क्रिशनरी पावर हैं, जैसे वो किसी भी बिल को वापस भेज सकता है पार्लियामेंट के पास उसको दोबारा कंसिडर करने के लिए, वो पॉकेट वीटो का यूज़ कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो का यूज़ कर सकता है टू चेक द सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट है पावर ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है वो एक स्टेट जितने भी हैं उनका एक रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। तो वो भी जो ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ एनी पार्टी अगर हो जाती है लोकसभा में तो उसको चेक करता है। अब देखते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या एक थ्रेट है टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि यस, ये एक थ्रेट है और इसमें उसको एक्सप्लेन किया गया है। पहला है ये वॉयलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि आर्टिकल 15 में लिखी गई है। आर्टिकल 15 हमारा एक डीपीएसपी है। उसके बाद है इट इम्प्रिंजेस ऑन पार्लियामेंट्स राइट गिवन एज पर पीपल मैंडेट दस अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। यानी जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है वो पीपल के द्वारा दी गई है और अगर जुडिशियल एक्टिविज्म उसको लेता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। नेक्स्ट, नॉन एक्सपर्टीज़ ऑफ जजेस। जजेस जो है वो जुडिशरी के काम में ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होते हैं, लेकिन अगर वो लेजिस्लेशन का काम करेंगे तो उनकी एक्सपर्टीज़ वहाँ पर नहीं होती, तो उससे भी एक थ्रेट होता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को। उसके बाद है जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफन लीड्स टू थर्ड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेशन। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ नॉट अ थ्रेट बिकॉज। तो येस और नो दोनों इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि थ्रेट है भी और नहीं भी, तो एक आंसर को बैलेंस करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत है जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो उस टाइम पर जुडिशियल एक्टिविज्म की ज़रूरत पड़ती है। साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करता है और माइनॉरिटीज़ और वल्नरेबल के राइट्स को भी अपहोल्ड करता है। तो लास्ट में ये सब लिखने के बाद कंक्लूजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म बैलेंस्ड होना चाहिए पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के साथ, और ये दोनों 2 व्हील्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि स्मूथली रन करने चाहिए। और साथ में इन्होंने एक थॉट भी लिखी है कंक्लूजन के अंदर जो बहुत अच्छा कंक्लूजन को रिप्रेजेंट कर रही है और एग्जामिनर को काफ़ी अच्छी लगेगी। वो है रोल ऑफ जुडिशरी मस्ट बी ऑफ एन अलार्म क्लॉक नॉट अ टाइम कीपर, और ये दी गई थी बाय एन पालखीवाला। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्होंने अपना पूरा आंसर लिखा है, आप इसको एक बार देख भी सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी।
What provisions in the Constitution facilitate the establishment of economic and social democracy in India? How far have they been achieved? तो यहाँ पे इन्होंने अपना आंसर स्टार्ट किया है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की डेफिनेशन से कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और कौन कौन से राइट हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के थ्रू दिए गए हैं। साथ में नेक्स्ट लिखा है इन्होंने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करता है बल्कि इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश करता है। और उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक पूरा चार्ट बनाया है, चार्ट फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी किस किस चीज़ से इस्टेब्लिश होती है? पहला प्रीएम्बल करता है, देन डीपीएसपी के अंदर है, उसके बाद हमारा फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 वो भी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है, आर्टिकल 21, 301, 300 और आर्टिकल 46। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं। देन आता है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी में प्रीएम्बल इस्टेब्लिश करता है, देन डीपीएसपी भी बनाए गए हैं सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, देन आर्टिकल 338 और 338A जो इस्टेब्लिश करते हैं नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये भी सोशल डेमोक्रेसी लाते हैं। देन आर्टिकल 243 और G और 243W और लास्ट में है शेड्यूल 5 और 11। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करती हैं इंडिया के अंदर। अब उसके बाद यहाँ पे पूरा एनालिसिस दिया गया है, सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा पॉइंट वाइज चार्ट बना के, पैराग्राफ को नहीं यूज़ किया है, पॉइंट वाइज मैनर में लिखा है क्योंकि उससे आंसर काफ़ी अच्छा लगता है। अब इसमें पॉजिटिव्स पहले तो एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले कि हेल्थ और एजुकेशन सेक्शन में काफ़ी वर्क हुआ है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इंडिपेंडेंस के बाद। साथ में PDS, ICDS, नरेगा ऐसी स्कीम्स ने काफ़ी हेल्प किया है इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन में। देन पंचायत और ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं वो काफ़ी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट लेके आई हैं। लेकिन साथ में नेगेटिव्स भी एक्सप्लेन करे गए हैं कि नेगेटिव्स भी हैं इसके कुछ, जैसे कि अभी भी डिस्क्रिमिनेशन है, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हुआ है स्कीम्स का, और लिबरलाइजेशन के बाद इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हुई है। तो ये थे उसके नेगेटिव। और लास्ट में है कंक्लूजन जिसमें लिखा गया है, दस वी नीड टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, एंगेज सिविल सोसाइटी एंड इम्प्लीमेंट सोशल सेक्टर स्कीम्स मोर इफेक्टिवली टू अचीव ट्रू सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड लिखा है कंक्लूजन के अंदर और एक काफ़ी पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा है। तो इस तरीके के कंक्लूजन्स आप अपने आंसर्स में ज़रूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, ये थी अनुदीप सर की आंसर राइटिंग कॉपी। इसको आप एक बार देख सकते हैं और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको देख सकते हैं। So friends, I hope you like the video. Thank you so much for watching. Please do like, share and subscribe to my channel.